स्टूडेंट्स, अभी अपन जो चैप्टर कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ के सभी नियम पढ़े थे। उसका यूज करते हुए फिर हमने पढ़ा था व्हीटस्टोन, जो कंसेप्ट था व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था मीटर ब्रिज। और मीटर ब्रिज के बाद फिर हमने नया एक टॉपिक और पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम था पोटेंशियोमीटर यानी विभवमापी। अभी ये चैप्टर आपने थ्योरेटिकल कंप्लीट कर लिया, इसके आगे के अपन न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स में से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके द्वारा पूछे गए, स्टूडेंट्स ने जो मुझको क्वेश्चन भेजे हैं उनका सॉल्यूशन कराएंगे और कुछ अपन एडिशनल क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है, उसमें सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक ये डायग्राम आपके सामने बोर्ड पर बना रखा है। क्वेश्चन में क्या है, एक सर्किट दे रखा है, सर्किट डायग्राम। उसमें 4 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3 और R4। इस तरीके से जोड़े गए हैं जैसे ये टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी, टर्मिनल सी, टर्मिनल डी। और इस पूरे सिस्टम को एक सोर्स से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज वी है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से कोई करंट जाता है, आई ए पॉइंट पर पहुँचकर इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। एक करंट पहुँच गया ऊपर वाले वायर में, इसका वैल्यू I1 गिवन है, इसमें I2 गिवन है। और बी और डी जो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अपने को दिया है V0। इस पूरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बाय यूजिंग किरचॉफ्स लॉ, तो किरचॉफ्स लॉ जो है उसका यूज करते हुए, उसका उपयोग करते हुए अपने को ये बात प्रूव करनी है। तो क्या बात प्रूव करनी है, तो V0 इज इक्वल टू V R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस R3 अपॉन R3 प्लस R4। तो इतनी सी बात अपने को प्रूव करनी है किरचॉफ लॉ का यूज करते हुए। तो कैसे करेंगे, एक बार चलिए इसको देखते हैं, सॉल्यूशन समझेंगे। तो है क्या, पहली बात इसमें जो इंपॉर्टेंट है समझना है कि वो बी और डी जो पॉइंट हैं उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंट है हमको V0। तो गिवन, तो क्या गिवन है हमको, वी डी माइनस वी बी, डी और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट ये हमको गिवन है V0। ये ध्यान रखना है अपने को। अब इसका यूज करते हुए अपने को इसको प्रूव करना है, तो अपने को बी डी और बी बी ये निकालना पड़ेगा, उसका डिफरेंस कर देंगे तो V0 के बराबर आ जाएगी और वो वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए। तो कैसे होगी, ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन में देखेंगे, इसमें जो रिजल्ट है उसमें आई यानी करंट की वैल्यू गिवन नहीं है। तो रिजल्ट अपने को वी और आर के टर्म में लेकर आना है, आई का इसमें कोई यूज नहीं है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लेते हैं अपन, तो यहाँ पर हम एक लूप लेंगे। तो इन लूप, कौन सा लूप लिया, तो हमने लिया लूप यहाँ से जी से स्टार्ट किया, जी से पहुँचे ए पॉइंट पर। अब ए के बाद या तो बी से होते हुए वापस आ जाओ या डी से होते हुए आ जाए। तो दोनों लूप हम लेंगे क्योंकि I1 I2 की वैल्यू निकालने हैं। तो जी से ए पर गए, ए से बी पर गए, बी से सी, सी से एफ, तो एफ से वापस कहाँ पर आ गए, जी पर। अब इस लूप में हम लेते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। ई का मतलब EMF और IR का मतलब उसका वोल्टेज। तो पूरे लूप में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे सर्किट में केवल एक ही बैटरी है जिसका वोल्टेज कितना है, V है। तो इसकी वैल्यू तो V होगी, इज इक्वल टू IR देखते हैं तो I इंटू रेसिस्टेंस 0, तो ये टर्म 0 हो गया। I1 और R1, और I1 किस में जा रहा है, R2 में। तो I1 R1 प्लस I1 और R2। तो दिस इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू क्या कॉमन आ गया, तो I1 कॉमन आ गया, कितना बचा, R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट I1 जो हमको नहीं चाहिए उसकी वैल्यू हमने निकाल ली V अपॉन R1 प्लस R2। इलेक्ट्रिक करंट I1 है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ से मैथमेटिकली सॉल्व कर ली, कितनी है, इन लूप। अब दूसरा लूप ले लिया, तो दूसरा लूप कौन सा है, तो इसमें ले लिया हमने G से A पर पहुंचे, उसके बाद अब B पर ना जाकर D पर पहुंचे, D से C और C पर F और F से वापस G पर। ये लूप हो गया। इसमें वही कंडीशन लेनी है, तो सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। सेल एक ही है तो वोल्टेज V रहेगा। करंट कितना है, तो I2R3 और प्लस I2R4। तो दिस इम्प्लाइज दैट V इज इक्वल टू I2 इज कॉमन, R3 प्लस R4 डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा हमने को, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R3 प्लस R4। तो इलेक्ट्रिक करंट I1 और इलेक्ट्रिक करंट I2 इनकी वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आने वाली है। अब अपने को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंट, कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, B और D के बीच का। तो B और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंट हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिए, एक टर्मिनल A है, एक टर्मिनल B है। A और B टर्मिनल के बीच में करंट कितना है, I1, रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो हियर फ्रॉम ओम्स लॉ
ओम्स लॉ यूज करेंगे तो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंट। तो कितना हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। इनिशियल ए है, फाइनल बी है, तो बी में से ए घटेगा, किसके बराबर आ जाएगा, I1 और R1। ठीक है, एंड दूसरा निकाला हमने, ए से डी तक जाते हैं तो वी डी माइनस वी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 और R3। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ये वी डी माइनस वी बी। डी में से बी घटा देंगे तो वी नॉट के बराबर आ जाएगा, तो वी डी माइनस वी बी चाहिए। तो कैसे कर सकते हैं हम, इस इक्वेशन में से इसको घटा दें, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, वी डी माइनस वी ए इज इक्वल टू I2 R3 और वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कितना है, I1 R1। घटा रहे हैं तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, क्या होगा, वी ए माइनस का, वी ए प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गए। कितना बचा, वी डी माइनस वी बी, किसके बराबर बचा, I2 R3 माइनस I1 R1। तो वी डी माइनस वी बी हमने निकाल लिया, किसके बराबर आया, I2 R3 माइनस I1 R1। और ये क्या है, वी डी माइनस वी वी किसके बराबर है, इस वी नॉट के बराबर है। इसकी जगह हम वी नॉट वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वी नॉट इज इक्वल टू I2 R3 माइनस I1 R1। अब ये जो करंट की वैल्यू है I1 और I2 जो हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू अपने को यहाँ पर प्लेस करनी है और इतना सा काम करना है। वैल्यू प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, अब ये डायग्राम में हटा देता हूँ, डायग्राम की अपने को नीड नहीं है, डायग्राम को अभी थोड़ा एक बार देखेंगे। डायग्राम में अपन ने जो लिया था, ए पॉइंट ये था, बी यहाँ था, सी यहाँ था, डी ये था, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल, तो इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो कौन सा घटेगा, तो ये बी बी माइनस बी ए ना होगा, वी ए माइनस बी बी होगा। इसमें थोड़ा सा करेक्शन अपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी, और ऐसे ये वी ए माइनस वी डी होगा। हमको चाहिए वी डी माइनस वी बी, तो वी डी माइनस वी बी से इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाएंगे। थोड़ा सा अब यहाँ पर चेंज करते हैं अपन, करेक्शन है, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 कितना है, तो वी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू I1 R1, और ये कितना है, वी ए माइनस वी डी इज इक्वल टू कितना है, I2 R3। घटाया तो ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, वी ए प्लस का, वी ए माइनस का, ये तो खत्म हो गया। क्या बचा हमारे पास, वी डी माइनस वी वी, कितना बचा, I1 R1 माइनस I2 R3। ये जो वैल्यू है वी नॉट के बराबर है, तो इसको हम वी नॉट वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डी माइनस वी वी इज इक्वल टू वी नॉट, देन वी नॉट इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R3। अभी I1 और I3 जो I1 और I2 है, इनकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। तो ऑन पुटिंग वैल्यू I1 एंड I2, I1 और I2 के मान यहाँ पर रखने पर तो क्या मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू, तो V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू ये R1 है, माइनस V अपॉन R3 प्लस R4, और ये क्या है, R3 है। क्या कॉमन है इसमें से, तो V कॉमन आ जाएगा, तो V नॉट इज इक्वल टू, V इज कॉमन, क्या बचा, R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस R3 अपॉन R3 प्लस R4। यही बात अपने को प्रूव करनी थी, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हुए हमको उसको सॉल्व करना है। तो क्या काम करना है, किरचॉफ्स के दो लॉ है, एक जंक्शन लॉ, एक लूप लॉ है। तो लूप लॉ से हमने I1 I2 की वैल्यू निकाली, फिर इसमें अपने को यूज करना है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से इनके पोटेंशियल डिफरेंट निकाली है। हमको चाहिए वी डी माइनस वी बी, तो उसको सॉल्व करके हम वी डी माइनस वी बी निकालते हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर। मैथमेटिकली वैल्यू पुट करते हैं, I1 I2 की वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करके ये बात हमारी प्रूव हो जाती है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक सर्किट डायग्राम दिया है जिसमें एक क्यूब दिया है और एक ऐसा क्यूब दिया है कि क्या है क्वेश्चन इसमें, इक्वल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द क्यूबिकल नेटवर्क कंस्ट्रक्टिंग ऑफ 12 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड फाइंड द करंट अलोंग ईच एज ऑफ द क्यूब। मतलब क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक हमको सर्किट दिया हुआ है जो क्यूब यानी घन के आकार का है, उसमें 12 प्रतिरोध लगे हैं, घन में 12 भुजाएं होती हैं तो 12 के 12 इसमें रेजिस्टेंस लगे हैं। हर एक की वैल्यू कितनी दी है, 1 ओम दी है। 10 वोल्ट की एक बैटरी है, इस बैटरी से हमने को पूछा है, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है विद द डायगोनल ए और सी डैश के बीच का परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, वो प्रतिरोध निकालना है हमको। यूज करना है किसका, किरचॉफ का। तो हर एक की वैल्यू बराबर है, हमने हर एक की वैल्यू R मान ली, जो भी है हर एक की वैल्यू एक समान R है। अब एक बराबर है, इसका मतलब इसमें से जो करंट जाएगा इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, तो ध्यान से समझना। ये एक बैटरी है, यहाँ से जो करंट जाएगा A पॉइंट पर, A से B, A से D और A से A डैश, सारे के सारे प्रतिरोध बराबर है। इसका मतलब है इसमें धारा का वितरण एक बराबर होगा। अब जो भी हम करंट लेते हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बराबर होना चाहिए। अगर हम करंट I ले लिया तो I/3 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 होगा। तो 3 हिस्से में जा रहे हैं, इसलिए हमने आसान तरीके से क्या कर लिया, इसमें करंट 3I मान लिया ऑलरेडी। ये 3I करंट जैसी यहाँ पर पहुँचेगा A पॉइंट से, तो A से B तक जाएगा तो ये I, A से D तक जाएगा तो ये I, और A से A डैश तक जाएगा तो ये भी कितना हो गया, I। अब A से D पर करंट पहुंचा I, उसके बाद इसके पास दो हिस्से हैं, एक तो D से C तक जाएगा, एक D से D डैश तक जाएगा। प्रतिरोध बराबर, रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट बराबर जाएगा, तो बराबर बटेगा तो इसका आधा हो जाएगा। इसमें कितना हो गया, I/2, और इसमें भी कितना हो गया, I/2। सेम कंडीशन A से A डैश पर पहुंचा, तो ये करंट I पहुंचा, इसके लिए दो तार हैं तो इसमें भी बराबर बढ़ जाएगा, तो इसमें भी I/2 और इसमें भी कितना हो जाएगा, I/2। ऐसी A से B पर जो करंट पहुंचा I, B के बाद C पर जाएगा, B के बाद B डैश पर जाएगा, बराबर है तो करंट भी बराबर बढ़ जाएगा, I/2 I/2। इज दैट क्लियर। अभी I/2 करंट B डैश पर पहुंचा और I/2 करंट ये B डैश तक पहुंचा, तो दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, ऐड होकर करंट कितना हो गया, I। ऐसी A से A डैश से D डैश तक I/2 पहुंचा, ऐसी D से D डैश तक I/2 पहुंचा, ये दोनों करंट जुड़ जाएंगे तो ये करंट कितना होगा, I। सेम कंडीशन यहाँ से होगी, D से C से जाने वाला और B से C पर जाने वाला बराबर है, जुड़ के कितना हो गया, ये भी I। I C डैश पर पहुंचा, ये भी I पहुंचा, ये भी I पहुंचा, तो टोटल आपस में ऐड हो जाएंगे तो करंट कितना हो जाएगा, 3I। ठीक, एक बार दोबारा समझ लीजिए, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट, केवल करंट का वितरण है। यहाँ से जो करंट जाएगा वो यहाँ से उसके 3 हिस्से होंगे, तीनों जो प्रतिरोध हैं वो एक बराबर है, इसलिए धारा का जो वितरण है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक बराबर होगा। तो जितना भी करंट है बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। कितने हिस्सों में बढ़ेगा, 3। अगर करंट हमने I लिया है तो I के 3 बराबर हिस्से हो जाएंगे, I/3 I/3 I/3। तो हमने I/3 ना लेकर इसको हमने पहले कितना मान लिया, 3I मान लिया। 3I करंट, आपकी मर्जी है, आप इसको I मानो, 3I मानो, 6I मानो, 10I मानो, डजेंट मैटर, X मानो, Y मानो, Z मानो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वितरण में थोड़ी सी आसानी हो जाती है कि 3 बराबर हिस्सों में बढ़ रहा है, तो इसमें I, इसमें I, इसमें I के 3 बराबर भाग हो गए। अब ये A से B पर पहुंचा, A से D पर पहुंचा और A से A डैश तक पहुंचा। A डैश तक पहुंचता है या D पर पहुंचता है या B पर पहुंचता है, यहाँ से 2 आर्म फिर आ गई, 2 भुजाएं फिर आ गई। इसका मतलब ये करंट अब फिर दोबारा इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और कैसा होगा, चूंकि प्रतिरोध बराबर है इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट भी कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये I करंट यहाँ पर 2 हिस्सों में बढ़ गया तो आधा आधा हो गया, I/2 I/2। ऐसी I करंट D पर जाकर 2 हिस्सों बराबर बढ़ जाएगा, ऐसी I करंट B पर जाकर 2 बराबर हिस्सों में बढ़ गया, I/2 I/2 I/2, ये करंट हो गए। अब ये C पॉइंट पर हम जैसे ही जाते हैं तो यहाँ से D से C पर करंट आ रहा है और B से C पर जा रहा है, और करंट कितना आ रहा है, I/2 I/2, तो जुड़ जाएगा आपस में। किरचॉफ के नियम से संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी जितना करंट आएगा उतना ही करंट जाएगा। I/2 I/2 ऐड होकर I हो गया, ऐसे I/2 और I/2 B डैश पर जाकर I हो गया, ऐसे I/2 और I/2 D डैश पर जाकर I हो गया। ये I हो गया, ये I हो गया, ये I हो गया, ये डायगोनल के पॉइंट C पर जाकर मिलेंगे, C डैश पर, ये तीनों दोबारा ऐड हो जाएंगे तो करंट कितना हो जाएगा, 3I। इससे हमको निकालना है कि इसका नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। बाकी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमको नहीं आ रहा समझ में, लेकिन किरचॉफ लॉ से ये हमको पता लग रहा है कि इसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो अब इसमें हम लूप ले लेंगे, बहुत आसान सा काम है, तो लूप ले लिया। अब लूप आप ले सकते हो, A से लेकर आपको C डैश तक जाना है, तो आपके पास कौन कौन से संभावित रास्ते हैं, A से B गए, B से C गए, C डैश गए।
ए से बी गए, बी डैश गए, सी डैश गए, ए से डी गए, सी गए, सी डैश गए, ए से डी गए, डी से डी डैश गए, डी डैश से सी डैश गए, ए से ए डैश गए, डी डैश गए, सी डैश गए, ए से ए डैश गए, बी डैश गए, सी डैश गए। अब ये जो इसके रास्ते, इनमें से किसी भी रास्ते से जा सकते हो, हर बार हर रास्ते में आपको केवल केवल 3 प्रतिरोध मिलने वाले हैं, ए से बी, बी से सी और सी से सी डैश। तो ये आया, ये आया, ये आया, 3 आगे, ए से बी, ए से बी डैश और ए से सी डैश। तो 1 2 3, ए से डी, डी से सी, सी से सी डैश, 1 2 3, ए से डी, डी से डी डैश, डी डैश से सी डैश, 1 2 3। ऐसी ए से ए डैश, डी डैश, सी डैश, तो 1 2 3, ए से ए डैश, बी डैश, सी डैश, 1 2 3। हर बार 3 आने वाले, कोई सी भी आप ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आपकी मर्जी है वो ले सकते हो। तो हमने यहाँ पर लूप ले लिया, लूप ए से स्टार्ट किया, ए से बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से सी डैश पर, सी डैश से यहाँ पर इसको ई मान लिया, ई पर आए और ई से वापस कहाँ पर आ गए, ए पर। तो ये हमारा क्लोज लूप हो गया। और क्लोज लूप में फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। सिग्मा ई पूरे नेटवर्क में एक ही सेल है जिसकी वैल्यू कितनी है, 10 वोल्ट। अब आई आर जाते हैं तो ए से बी तक करंट कितना है, आई, और रेसिस्टेंस हमने मान लिया आर। बी से सी तक करंट कितना है, I/2, और रेसिस्टेंस कितना है, आर। और सी से सी डैश तक करंट कितना है, आई, और रेसिस्टेंस कितना है, आर। तो 10 इज इक्वल टू आई आर और आई, तो 5/2 आई आर हो गया। क्लियर। तो आई आर की वैल्यू हो गई 20 × 5, या आई आर की वैल्यू आ गई आपकी 4। ये आई आर की वैल्यू आ गई, इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। बट फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम लॉ का यूज करेंगे तो ओम लॉ में क्या होता है, V = IR, टोटल करंट इनटू टोटल रेसिस्टेंस। ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमने मान लिया, जो कि हमको कैलकुलेट करना है कि ए से लेकर सी डैश तक का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है। वी कितना है इस सर्किट में, वो 10 है, और इससे निकलने वाला करंट कितना है, वो 3i है, और ये आर इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, इसको यहीं पर रखें, कंपेयर करने में थोड़ी सी हमको सुविधा हो जाएगी। इक्वेशन 1 इसको ना मानकर हम इसको इक्वेशन 1 ले लें, क्योंकि 10 के बराबर अपने को लाना है। ये ले लिए इक्वेशन 2, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 10 वैल्यू है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड 10 ओम है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट दोनों कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव 3i × R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2IR। तो I से तो I कट गया, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया, 5/3 नीचे गया तो 6 × R। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, हर एक में R की वैल्यू दी है 1 ओम, गिवन R इज इक्वल टू 1 ओम, देन R इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/6 × 1। इट मीन्स R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6, और प्रतिरोध है तो ये हो गया ओ। एक बार दोबारा देख लीजिए, 1 और 1 2 और ये 2.5 यानी 5/2 हो गया। ठीक है, 5/2IR और ये कितना हो गया, 3i × R इक्विवेलेंट। कंपेयर कर लिए, I से I कट गया, 3 नीचे आएगा 6, तो 5/6 हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं A और C टर्मिनल के बीच में, इसका यूज करते हुए, किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हुए। एक बात और ध्यान कीजिए, ऐसा ही एक सर्किट हमने कैपेसिटर के लिए किया था। तो कैपेसिटर के लिए हमने क्या बताया था इसको, तो कैपेसिटर में किया था वो कंसेप्ट वो यहीं का यहीं है सेम। तो जब भी दो डायगोनल के अपोजिट एंड लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं हम, तो पहले 3 पैरेलल कैपेसिटर लिए तो कैपेसिटर की जगह रेसिस्टर ले लो तो ये रेसिस्टेंस हो जाएंगे। पहले 3 पैरेलल, फिर अगले 6 पैरेलल, और उसके बाद फिर 3 पैरेलल। जब भी कोई सर्किट होता है इस तरीके से होता है, ये A है और ये C डैश है। तो पहले 3 पैरेलल, फिर 6 पैरेलल, फिर 3 पैरेलल, और ये सारे के सारे आपस में सीरीज में होंगे। तो ध्यान कीजिए, हर एक की वैल्यू हमने R मानी है
तो आर 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 तीनों पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/r 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 3/r उल्टा किया तो r/3 हो गया। तो ये जो आएगा रिजल्ट आपका ये कितना आ जाएगा r/3। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी तो दिस इज r/6 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी दिस इज r/3। अब ये तीनों कौन से ऑर्डर में हो गए, ये सीरीज में आ गए। तो नेट जो वैल्यू आ जाएगी R इक्विवेलेंट इक्वल टू r/3 प्लस r/6 और प्लस r/3। इनको सॉल्व करेंगे तो LCM 6 आ गया 2r प्लस r प्लस 2r दैट इक्वल टू 5/6r और r की वैल्यू आपको 1 ओम दे रखी है, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6 रेजिस्टेंस है तो ये ओम हो गया। तो ये कंसेप्ट यहीं से आया, पहले 3 यहाँ पे पैरेलल ऑर्डर में, फिर ये लास्ट के 3 ये पैरेलल ऑर्डर में, बाकी 6 जो कैसे वो पैरेलल ऑर्डर में और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किस में है वो सीरीज में है। तो पहला 3 पैरेलल में, फिर 6 पैरेलल में, फिर 3 पैरेलल में। तो इस तरीके से चाहे तो आप किरचॉफ्स लॉ का यूज कर लीजिए, चाहे आप इसका सीधा सीधा इस कंसेप्ट का फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। तो इस तरीके से ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक पोटेंशियोमीटर का सवाल दिया है, मैं हिंदी बोल देता हूँ। सवाल क्या है कि प्रदर्शित चित्र में एक 4 वोल्ट की बैटरी, बैटरी दे रखी है जिसकी EMF 4 वोल्ट है, E1, बैटरी का नाम है E1। एक परिवर्ती प्रतिरोध RH यानी रेजिस्टेंट है ये RH, इसको परिवर्ती प्रतिरोध भी बोलते हैं, जिसका रेजिस्टेंस वेरी करता है RH। विभव मापी के तार AB में श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। तो ये AB एक पोटेंशियोमीटर का वायर है, उसके साथ इसको हमने सीरीज में जोड़ा है। किस किसको जोड़ा है, E1 को और RH को। विभव मापी के तार की लंबाई 1 मीटर है, तो A से B तक की जो लेंथ है ऑफ द वायर वो गिवन है आपको 1 मीटर। सेल E2 जिसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो एक सेल है जिसका EMF E2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1.5 वोल्ट है। इसका संबंध A व C से करने पर, ये टर्मिनल C है, A व C से करने पर सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। मतलब ये बैलेंस कंडीशन दे रखी है, इसको ऐसा मान लीजिए गैलोमीटर कोई लगा हुआ है, ये जॉकी है और यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, ये धारा प्रवाहित नहीं हो रही है और पोर्शन A से लेकर C तक की वैल्यू गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए यानी कैलकुलेट करना है। नंबर 1, विभव मापी के सिरों A और B के बीच विभवांतर है, A से B तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये निकालना है। और AB तार पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। तो इसमें 2 चीज़ें हमसे पूछी हैं। पहली बात ये पूछी है कि ये पूरा जो वायर है इसका टोटल पोटेंशियल डिफरेंट कितना होगा, और पोटेंशियल डिफरेंट कितना होता है x इंटू एल। एल हमको पता है, x यानी इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता हमको पता चल जाए तो उसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें दिया है फॉर AC पोर्शन, ये बैलेंस है तो L1 इक्वल टू 60 सेंटीमीटर ये हमको गिवन है। तो वी नो दैट E इज इक्वल टू XL। तो ये जो इसको L2 मान लो क्योंकि ये E2 गिवन है, तो E2 इज इक्वल टू XL2 हो जाएगा। ये 1.5 है, ये X है और ये वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो X इक्वल टू 1.5/60 पॉइंट हटाया, ये 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। वैल्यू सेंटीमीटर में, ये लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, तो वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया। ये इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता हो गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता की वैल्यू होगी। अब फॉर AB पोर्शन, पूरे तार के बारे में बात करते हैं, तो इसका वोल्टेज अपने को निकालना है। तो हमने ये V मान लिया, तो V इक्वल टू इसका पूरा पोर्शन वैल्यू हमको निकालनी है। तो V इक्वल टू X इंटू एल। X की वैल्यू है 1/40 और L की वैल्यू दी है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये रिजल्ट डेटा सेंटीमीटर में 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर हो गया। काट दिया, कितनी बार कटेगा 2.5 वोल्टेज है तो वोल्ट। ये तो 4 वोल्ट का है, लेकिन इसके सिरों पर जो वोल्टेज आ रहा है वो कितना आ रहा है 2.5 वोल्ट। ये पहला आंसर हो गया। दूसरी बात पूछी है कि अगर इसको सेकंड पोर्शन इसमें पूछा है, इफ L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो V डैश नया वोल्टेज कितना होगा वही XL। X की वैल्यू कितनी है 1/40 इंटू 20, काट दिया, 2 बार कट गया, तो 1/2 मतलब 0.5 वोल्टेज है, तो ये वोल्ट।
तो इस तरीके से सवाल में हमसे क्या पूछा है कि एक पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर है अपने को गिवन है AB, जिसकी लेंथ है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। इसके प्राइमरी सर्किट में एक सेल E1 जोड़ा है, एक रेजिस्टेंस जोड़ा है। सेल E1 है, उसका जो EMF है वो 4 वोल्ट है। इसको बैलेंस करता है एक दूसरा सेल E2 जो सेकेंडरी सर्किट में जोड़ा है, जिसकी EMF 1.5 वोल्ट है, जो इसको 60 सेंटीमीटर बैलेंस करता है। इसको 60 सेंटीमीटर बैलेंस करता है तो इतने पोर्शन का EMF 1.5 के बराबर हो जाएगा। तो इतनी यूनिट लेंथ का जो ग्रेडियंट है वो हम निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा 1/40 वोल्ट पर सेंटीमीटर। अब पूरे वायर का निकालना है, नहीं मोटा मोटा हम करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। 60 सेंटीमीटर का 1.5 है तो 1 सेंटीमीटर का कितना होगा और 100 सेंटीमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लिया। उसी तरीके से 20 सेंटीमीटर का कितना होगा उसको हमने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में मैंने लिख रखा है बोर्ड पर, ध्यान से पढ़ेंगे एक बार। पहले हिंदी में देखें क्या लगा है क्वेश्चन कि एक व्योममापी के तार की संपूर्ण लंबाई 10 मीटर है, पूरी लेंथ रखी है। व्योममापी के तार में स्थिर धारा प्रवाहित करने पर तार में विभव प्रवणता 0.0025 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर प्राप्त होती है। गणना करो। तो टोटल लेंथ दे रखी है और उसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखी है, विभव प्रवणता दे रखी है। पहली चीज़ हमको ज्ञात करनी है 1.025 वोल्ट वाली प्रमाणिक सेल से जोड़ने पर अविक्षेप बिंदु की स्थिति। यानी अगर हम इसको ऐसे सेल से जोड़े जिसका EMF इतना है और वो सेल स्टैंडर्ड है यानी बदलता नहीं है, उसके लिए इसकी बैलेंस पॉइंट यानी लंबाई कहाँ पर आएगी जो हमको संतुलन की स्थिति प्राप्त कराए। अविक्षेप का मतलब संतुलन। दूसरा अज्ञात विभवांतर यदि अविक्षेप बिंदु 860 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त हो, यानी कोई भी दूसरा सेल जोड़ा और 860 सेंटीमीटर की पर वो बैलेंस हो रहा है तो उस समय उस केस में इसका EMF या वोल्टेज कितना होगा। और तीसरा है इस यंत्र से मापित अधिकतम विभवांतर, यानी इस उपकरण से मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस, कितना अधिक से अधिक विभवांतर माप सकते हैं, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक, अंग्रेजी में देखेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर, टोटल लेंथ दे रखी है। एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इन स्टेडी करंट इज 0.0025 वोल्ट पर सेंटीमीटर। जब कोई कांस्टेंट करंट स्टेडी करंट इसके अंदर फ्लो किया जाता है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इतना मिलता है। कैलकुलेट करना है पहली बात नल पॉइंट फॉर स्टैंडर्ड सेल ऑफ EMF 1.025 वोल्ट। दूसरी बात ज्ञात करनी है अपने को पोटेंशियल व्हेन नल पॉइंट एट 860 सेंटीमीटर। और तीसरी बात निकालनी है मैक्सिमम पोटेंशियल विच कैन बी मेजर्ड बाई द पोटेंशियोमीटर। तो एक बात, अगर हम जब इतने सेल EMF का सेल जोड़ते हैं तो उसकी बैलेंस पॉइंट कहाँ पर मिलेगा। दूसरी बात बैलेंस पॉइंट इतनी लेंथ पर मिलता है तो उसका वोल्टेज कितना होगा। और तीसरी बात इस वायर से मैक्सिमम कितना पोटेंशियल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेटा अपने को क्या क्या गिवन है सवाल में देखेंगे। तो एक चीज़ अपने को क्या दे रखी है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो गिवन पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.0025 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब अपने को लेंथ सेंटीमीटर में लगानी है तो 2.5 यानी 25 ही कर दे रहे 25 10 टू द पावर 1 2 3 4 तो माइनस का 4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, इसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये अपने को पोटेंशियल ग्रेडियंट दे रखी है। पहली बात पूछी है इसके अंदर कि जब इसका EMF हम लगाते हैं E इक्वल टू कितना है, तो जो सेल जोड़ा हमने स्टैंडर्ड सेल 1.025 वोल्ट, देन इस केस में बैलेंस लेंथ कितनी होगी ये हमने को कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला जानते हैं E इक्वल टू XL, देयरफॉर L इज इक्वल टू E अपॉन X। E की वैल्यू कितनी है तो 1.025 अपॉन इसकी वैल्यू है 25 और 10 टू द पावर -4। ये ऊपर पहुंची तो प्लस की 4 हो जाएगी तो 1.025 10 टू द पावर +4 अपॉन 25। सॉल्व कर दिया तो 1025 अपॉन 25 1 2 3 पावर 1 बची तो ये हो गया। अब 25 से काटो, 25 से काटेंगे 1000 कितने बार करेगा 40 बार और ये 41 बार यानी 410। डिवीजन करेंगे तो 410 लेंथ सेंटीमीटर में। तो ये पहले केस की बैलेंस लेंथ आ गई। अगर इतने EMF के सेल को ये बैलेंस करता है तो इसकी बैलेंसिंग लेंथ इतनी आ जाएगी। सेकंड केस में दी है बैलेंस लेंथ दे रखी है 860 सेंटीमीटर। उस केस में E की वैल्यू कितनी होगी
ई पूछा है, तो नाउ ई इज इक्वल टू एक्सएल। ई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू है 25 10⁻⁻⁴ और लेंथ कितना है 8 इंटू यानी 860 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 86 10⁻³ मल्टीप्लाई करो तो कितना आया, गुणा करेंगे तो 25 का 6 में किया, 25 गुणा 6 150 पावर 15 -3 इधर कर दिया तो 2.15 ठीक। ईएमएफ है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वोल्ट। तो अगर कोई सेल जिसके लिए बैलेंस लेंथ 860 सेंटीमीटर आती है तो उसका ईएमएफ इतना हो जाएगा। और तीसरी बात पूछिए, इससे मैक्सिमम कितना हम ईएमएफ या वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। अधिक से अधिक विद्युत विभवांतर कितना नाप सकते हैं, तो अधिक से अधिक विभवांतर इससे नाप सकते हैं जितनी इसकी लंबाई है। तो थर्ड केस ई मैक्सिमम कितना होगा, तो एल जो है वो एल यानी मैक्सिमम है और मैक्सिमम कितनी है 10 मीटर यानी कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर। तो नाउ ई मैक्सिमम इक्वल टू एक्स इंटू एल मैक्सिमम। एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स की वैल्यू है 25 10⁻⁻⁴ और ये हो गया 10⁻³ तो 25 10⁻⁻⁻1 या 2.5 ई इसका मैक्सिमम है और ये इतना मैक्सिमम वोल्ट हो गया। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, ये जो विभव मापी है, अधिक से अधिक इतना वोल्टेज नाप सकती है जब उसकी विभव प्रवणता और लंबाई अपने को पता है। 3 बात पूछी थी, विभव प्रवणता देकर सेल दिया रखा था, ईएमएफ उसके संतुलन की लंबाई पूछी थी तो 410 सेंटीमीटर आई। संतुलन की लंबाई दे रखी थी, सेल का विद्युत भागफल पूछा था तो इसका विद्युत भागफल 2.15 वोल्ट आया। और तीसरी बात पूछी थी, इससे अधिक से अधिक कितना नाप सकते हो, तो इससे अधिक उतना ही नाप सकते हो जितने इसके तार की लंबाई है, इससे ज़्यादा आप इससे मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो अधिक से अधिक ये 2.5 वोल्ट आ गया। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स से जो आपने किए थे, इनको आप ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, कोई डाउट हो तो आप पूछेंगे। बाकी आपको जो बुक है उससे आप क्वेश्चन करेंगे, हो सका तो आपको क्वेश्चन शीट और सेंड की जाएगी, उससे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।